गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स क्लास 12th के साथ साथ यह सोशल के इकोनॉमिक्स पार्ट में है और चैप्टर है 10th क्लास में मुद्रा तथा बैंकिंग। मुद्रा तथा बैंकिंग ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 10th सोशल के लिए भी और 12th इको के लिए भी। क्वेश्चन है पहला, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए मुद्रा ने इन्हें कैसे दूर करा, बताइए। तो वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय क्या होता है कि प्राचीन काल में जब हमारे देश में मुद्रा चलन में नहीं थी, प्राचीन काल में जब मुद्रा चलन में नहीं थी और उससे भी पहले जाए तो हमारे जो लोग हुआ करते थे, तो जैसे जैसे जिस जिस भौगोलिक स्थिति में लोग रहा करते थे वहां उन्होंने उस स्थिति में जो भी चीज ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी उसको ही मुद्रा का रूप दे दिया था, उसी को मुद्रा का रूप दे दिया था। अब समस्या यह आती है कि हर जगह पर अलग अलग मुद्रा हुआ करती थी, जैसा आज के भी टाइम पर होती है कि इंडिया की मुद्रा अलग है, पाकिस्तान की अलग है, लंका की अलग है, बर्मा की अलग है, नेपाल की अलग है, अमेरिका की अलग है, यानी हर जगह की मुद्रा अलग अलग है। तो ऐसा ही उस टाइम पर भी हुआ करता था, जहां पर समुद्र का किनारा हुआ करता था तो सीप, शंख इनको मुद्रा मान लिया गया। जहां पर आपके जंगली इलाका हुआ करता था तो दांतों को, होड़ों को, सिंगों को मुद्रा मान लिया गया, सिंगों को, ठीक। जहां पर जैसा भी इलाका था वैसी स्थिति के हिसाब से लोगों ने अपना मुद्रा माना। तो हम तो मुद्रा के जन्म से पहले की बात कर रहे हैं कि जब दास प्रथा थी, लोग नौकरियां करते थे, दूसरे के यहां पर काम किया करते थे, जमींदारी प्रथा थी। तो जब जमींदारी प्रथा थी तो उन लोगों को जो भी उनके यहां से काम के बदले में मिलता था या जमींदारों के यहां जो भी फसलें हुआ करती थी उन फसलों को खाकर ही उन्हें अपना कार्य करना होता था। अब किसी के यहां गेहूं हुआ है तो वो गेहूं को ही थोड़ी खाएगा, उसको सब्जी भी चाहिए होगी, उसको मसाले भी चाहिए, उसको मीठा भी चाहिए, उसको दूध भी चाहिए, यानी बहुत सारी चीजें हैं डेली नीड्स की हमें चाहिए होती हैं। उन डेली नीड्स की चीजों को जब हमारे पास एक ही वस्तु है तो हमें और वस्तुएं चाहिए होती हैं। तो हमने क्या करा कि उस टाइम पर वस्तुओं का, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से हम या सेवा से आदान प्रदान करने लगे, उसी को हमने वस्तु विनिमय कहा जाता है। वैसा ही डेफिनेशन में लिखा है। वस्तु विनिमय का अर्थ, वस्तु विनिमय से तात्पर्य एक वस्तु या सेवा का किसी दूसरी वस्तु या सेवा से किया गया प्रत्यक्ष विनिमय वस्तु विनिमय है, ठीक कहलाता है। तो एक वस्तु या सेवा का, या तो वस्तु का वस्तु से या वस्तु का सेवा से। सेवा क्या होती है? सेवा का मतलब होता है डॉक्टर जब वो मरीज को देखता है तो उसका कार्य सेवा कहलाता है। वकील वो भी सेवा देता है, ठीक। तो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, यानी कि जो पेशेवर लोग होते हैं उनके कार्यों को यदि हम लेते हैं तो उनकी कार्यों को हम सेवाएं कहते हैं। दूसरे आगे क्या कह रहे हैं? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दास प्रथा थी तब मुद्रा का चलन न था तथा समाज पिछड़ा हुआ था, यानी कि लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोग जानते ही नहीं थे, समाज पिछड़ा हुआ था, परिवहन के साधन न थे, अपनी वस्तु या सेवा किसी दूसरी वस्तु या सेवा से आदान प्रदान करते थे, तो इसको ही वस्तु विनिमय कहते थे। डेफिनेशन ऐसी थॉमस के अनुसार एक वस्तु का दूसरी वस्तु से प्रत्यक्ष विनिमय वस्तु विनिमय कहलाता है। प्रोफेसर जेवंस ने कहा, इन्होंने वस्तुओं की तुलना करी कि जब किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु ज्यादा मात्रा में होती है तो उसके लिए कम जरूरी होती है, यानी कि कम आवश्यक होती है। जब उसके पास कोई वस्तु नहीं होती तो वह उसके लिए अधिक आवश्यक वस्तु होती है। तो मैंने वही कहा कि तुलनात्मक कम आवश्यक वस्तु को तुलनात्मक अधिक आवश्यक वस्तु से किया गया प्रत्यक्ष विनिमय ही, प्रत्यक्ष का मतलब आमने सामने, विनिमय ही वस्तु विनिमय क्या है। अब वस्तु विनिमय का डेफिनेशन हो गई, वस्तु विनिमय की
बात हो गई हमारी। अब आते हैं हम वस्तु विनिमय काल में कठिनाइयां थी। कठिनाइयां क्या थी? तो वस्तु विनिमय काल में बहुत सारी कठिनाइयां, बुराइयां, दोष थे जो निम्नलिखित थे। सबसे पहले दोष था दोहरे सहयोग का अभाव। ये हेडिंग है 6 हेडिंग है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वस्तु विनिमय काल की कठिनाइयों का वर्णन करो लॉन्ग में, तो आपको सिर्फ 6 हेडिंगें लिखनी है, उनके अंदर डिटेल लिखनी है। डिटेल में बोलना चालू करूंगा। यदि दोनों पूछे जाते हैं कि वस्तु विनिमय काल की कठिनाइयों का वर्णन करो, मुद्रा ने उन्हें कैसे दूर किया, तो दोनों की 6 हेडिंगें लिखनी है। एक जब ऊपर की 6 हेडिंग याद आऊंगी तो नीचे की अपने आप बनेंगी। तो देखते हैं, पहली है दोहरे सहयोग का अभाव। दोहरे सहयोग का अभाव क्या था? दोहरे सहयोग का अभाव यह था कि हमें ऐसे व्यक्ति को खोजने में काफी समय लग जाता था जो हमारी कम आवश्यक वस्तु को लेकर के हमारी अधिक आवश्यक वस्तु हमें दे सके। ठीक, जब तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता था वस्तु विनिमय नहीं हो पाता था। उदाहरण मान के चलिएगा कि मेरे पास चावल है और मुझे गेहूं चाहिए। मेरे पास चावल है और मुझे गेहूं चाहिए, तो मैंने दूसरा व्यक्ति खोजना चालू करा जो मेरे चावल लेकर गेहूं दे दे। तो एक व्यक्ति मिला, उसके पास चावल थे, गेहूं थे, मगर उससे चावल नहीं चाहिए थे, उसे गेहूं के बदले में बाजरा चाहिए था। तो मेरा और उसका वस्तु विनिमय नहीं होगा। फिर दूसरा व्यक्ति और ढूंढा, तो उसे गेहूं के बदले में सब्जियां चाहिए थी, उससे भी नहीं होगा। जिसको गेहूं के बदले में चावल चाहिए होंगे उसका और मेरा ही वस्तु विनिमय हो पाएगा। यानी कि जब तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा तब तक वस्तु विनिमय नहीं हो पाता था। दूसरी, सर्वमान्य मूल्य मापक यंत्र के अभाव। सर्वमान्य मूल्य मापक यंत्र क्या था? वस्तु विनिमय काल में कोई ऐसा यंत्र नहीं था जिससे कि हर वस्तु की कीमत मापी जा सके और उसे प्रत्येक व्यक्ति माने। जैसा कि आज के युग में हम हर वस्तु की कीमत मुद्रा में माप सकते हैं, ऐसे ही उस टाइम पर वस्तु विनिमय काल में कोई भी ऐसा सर्वमान्य यंत्र नहीं था जिसे कि हर व्यक्ति मानने को तैयार हो। तीसरा, वस्तु विभाजन में कठिनाई। वस्तु विभाजन में कठिनाई, वस्तु विनिमय काल की तीसरी सबसे बड़ी कठिनाई जो थी वो थी वस्तु विभाजन में कठिनाई। मान लीजिएगा कि क्यों वस्तु विभाजन में कठिनाई थी? क्योंकि वस्तुओं को बांटने वस्तुएं समाप्त हो जाती थी या उनका मूल्य शून्य हो जाता था। उदाहरण, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास एक भैंस है और उसके 2 बेटे हैं। एक भैंस है और 2 बेटे हैं, तो उस भैंस को 2 बेटों में नहीं बांटा जा सकता। यदि भैंस को काट के बांटा जाएगा तो भैंस मर जाएगी। तो यह भी एक कठिनाई थी कि वस्तुओं को बांटा नहीं जा सकता था। वस्तु संचय में कठिनाई। वस्तु संचय में कठिनाई से तात्पर्य यह है कि वस्तु विनिमय काल में जो भी वस्तुएं थी, या हम ये कहें कि प्राय हर एक वस्तु में जो गुण होता है उसे लंबे समय तक संचय करके नहीं रखा जा सकता, क्योंकि हर वस्तु में कोई ना कोई ऐसा अवगुण होता है जिसके कारण वह नष्ट हो जाती है और अधिक स्थान भी घेरती है। कैसे कि लोहे में जंग लग जाती है। यदि ज्यादा समय तक हम लोहे को संचय करके रखें, इकट्ठा करके रखें, तो उसमें जंग लग जाती है। लकड़ी में घुन लग जाता है, गेहूं में घुन लग जाता है, और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। यदि उन्हें हम इकट्ठा करके रखेंगे तो एक तो जगह ज्यादा चाहिए और वजन भी बहुत ज्यादा होता था, और तीसरी चीज कि वो खराब भी होने का डर रहता था। चौथा हो गया। पांचवा, स्थानांतरण में कठिनाई। वस्तु विभाजन काल में परिवहन के साधन तो थे ही नहीं, तो स्थानांतरण में काफी कठिनाई होती थी। मान लीजिएगा कि आज की डेट में एक आदमी को यूपी छोड़ करके दिल्ली जाना है, तो अपना मकान कैसे उठा के ले जाएगा? उस टाइम पे मकान तो उठ के नहीं जाएगा, ना जमीन उठ के जाएगी। अब दिल्ली में जाकर कैसे रहेगा? तो उसे ऐसा व्यक्ति खोजना पड़ता था जो दिल्ली में अपनी जमीन और मकान दे दे उसे, और उसका यूपी में मकान और दिल्ली वो जमीन ले ली। और लास्ट, भावी भुगतान में कठिनाई। भावी भुगतान में कठिनाई वस्तु विनिमय काल की सबसे अहम कठिनाई थी कि जो इस चीज को आज हमने लिया है उसका भविष्य में हमें कितना भुगतान करना है यह निश्चित नहीं हो पाता था, क्योंकि हमारी जो कृषि है
वो एक मौसम पर आधारित होती है। मान के चलिएगा मैंने आज की डेट में किसी व्यक्ति से एक गेहूं लिया, और गेहूं जब लिया जब फसल अच्छी हुई थी, अगली साल जब चुकाने का नंबर आया तो सूखा पड़ गया। अब जिससे मैंने गेहूं उधार लिया था वो तो ये कह रहा है कि मुझे गेहूं मेरा वापस करो, और जबकि मैं ये कह रहा हूं कि भाई तुम्हारा एक बोरा गेहूं मैं वापस कैसे कर दूं, पिछली साल फसल अच्छी हुई थी जब मैंने गेहूं लिया था और आज की डेट में सूखा पड़ गया है, तो दोनों में अंतर है। तो कठिनाई थी वस्तुन्वय काल की। अब वस्तुन्वय कठिनाइयों को दूर करने में मुद्रा का महत्व या मुद्रा ने किस तरीके से दूर किया या मुद्रा की भूमिका, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिएगा वस्तुन्वय काल में जो भी कठिनाइयां, बुराइयां, दोष थे उनको दूर करने के लिए ही मुद्रा का जन्म हुआ था। और मुद्रा के महत्वों को हम निम्नलिखित रूप में वर्णित कर सकते हैं। नंबर 1, दोहरे सहयोग के अभाव को दूर करने में मुद्रा का महत्व या भूमिका। तो देखिएगा दोहरे सहयोग का अभाव क्या था? दोहरे सहयोग का अभाव था कि हमें कम आवश्यक वस्तु हमसे लेकर के और हमारी अधिक आवश्यक वस्तु हमें दे दे, ऐसा व्यक्ति जब तक नहीं मिलता था तब तक वस्तु उनमें नहीं होता था। परंतु मुद्रा के जन्म के बाद हम अपनी वस्तु को मुद्रा में बेच करके अपनी आवश्यक वस्तु मुद्रा में खरीद सकते हैं। दूसरा, सर्वमान्य मूल्य मापक यंत्र के अभाव को दूर करने में मुद्रा का महत्व। आज की स्थितियों में हम किसी भी वस्तु की कीमत, किसी भी वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी, कुछ भी, हर वस्तु की कीमत को हम रुपए में माप सकते हैं। तो आज रुपया हर वस्तु की कीमत को मापने का एक सर्वमान्य मूल्य मापक यंत्र है। नंबर 3, वस्तु आयन में कठिनाई का अंत। वस्तु आयन में कठिनाई का अंत यानी कि वस्तु आयन की कठिनाई थी कि वस्तुओं को बांटने जाती वह समाप्त हो जाती थी या उनका मूल्य शून्य हो जाता था। आज हम उसी वस्तु को मुद्रा में बेच करके प्राप्त मुद्रा को आपस में बांट सकते हैं। 2 लोगों में, 3 लोगों में, 4 लोगों में, जितना भी बांटनी हो इजीली बांट सकते हैं। वस्तु संचय करने की कठिनाई का अंत। वस्तु संचय करने में काफी जगह की जरूरत होती थी, वजन भी ज्यादा होता था और स्थान भी ज्यादा घेरती थी, है ना, और ज्यादा समय तक संचय भी करके नहीं रखा जा सकता था। जबकि मुद्रा के जन्म के बाद आज हम मुद्रा को आसानी से संचय करके रख सकते हैं। यह वजन में भी हल्की होती, पत्र मुद्रा वजन में बहुत हल्की होती है, पत्र मुद्रा वजन में भी हल्की होती है, इसे संचय भी करके रखा जा सकता है और इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया भी जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग, स्थानांतरण की कठिनाई का अंत। वस्तुन्वय काल की स्थानांतरण की कठिनाई का अंत भी मुद्रा के जन्म के साथ ही हो गया। वो आज हम जहां भी जाना चाहते हैं, अपनी जमीन, मकान, सब चीज को पैसे में बेच करके, मुद्रा में बेच करके जहां जा रहे हैं वहां पर मुद्रा में जमीन, मकान जो भी खरीदना है हम आसानी से खरीद सकते हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम आसानी से स्थानांतरित हो सकते हैं। और लास्ट हेडिंग, भावी भुगतान की कठिनाई को दूर करने में मुद्रा का महत्व। कहने का मतलब यह है कि जो भी हमने आज वस्तु उधार ली है या जो भी उधार लिया है उसका निश्चित आज ही हो जाता है मुद्रा में कि हमें इतने समय के बाद इतना रुपया या इतना पैसा उधारी का हमें चुकाना है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो हमने आज लिया है वो हमें पता है कि हमें चाहे मौसम का कोई भी उस पर असर नहीं होता, हम चाहे कितना भी समय बाद देंगे तो हमें वो एक रकम निश्चित पता है कि हमें इतने रुपए उधार ली थी और इतने ही हमें चुकानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुले बाजार की क्रियाएं क्या हैं? खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार से तात्पर्य यह है कि जो केंद्रीय बैंक होती है, जब केंद्रीय बैंक मुद्रा बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय, प्रतिभूति, ऋण पत्र और आपके प्रतिभूति, ऋण पत्र और बिलों का क्रय विक्रय करना चालू कर देती है, प्रारंभ कर देती है, तो ऐसी क्रिया को ही हम खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। फिर दोबारा समझ लीजिएगा, केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में यानी कि मुद्रा बाजार में जब प्रतिभूति, ऋण पत्र और बिलों का क्रय विक्रय का कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है, चाहे वो खरीदे या बेचे,
तो ऐसी जो बाजार होता है उसी को हम जो क्रियाएं की जा रही हैं बाजार में उसमें वो खुले बाजार की क्रियाएं कहलाती हैं। अब क्या होता है देखिएगा, केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों तथा बिलों के क्रय विक्रय से है। केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को बेचने से, जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को बेचेगी, बेचने से बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। केंद्रीय बैंक बाजार में बेचेगी, प्रतिभूतियों को बेचेगी, तो केंद्रीय बैंक बेचेगी तो बाजार में क्या होगा, प्रतिभूति जाएगी और जो मुद्रा है वो केंद्रीय बैंक के पास आ जाएगी। जब केंद्रीय बैंक के पास मुद्रा आ जाएगी तो मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, जिससे साख का संतुलन होता है। जब साख का संतुलन गड़बड़ हो जाता है तब केंद्रीय बैंक अपनी जो प्रतिभूतियां होती हैं उनको मुद्रा बाजार में बेचने का कार्य करती है और प्रतिभूतियों को खरीदे जाने से बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार की क्रिया करने के लिए मुद्रा बाजार में उतर के आती है और प्रतिभूतियों को खरीदना स्टार्ट कर देती है, तो ऐसा करने से क्या होता है कि मुद्रा की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जब केंद्रीय बैंक अपना पैसा देगी बाजार में और प्रतिभूति खरीद लेगी तो बाजार में मुद्रा जो है वो बढ़ जाएगी, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तथा साख का विस्तार होता है। साख बढ़ने लगती है, साख का विस्तार होने लगता है। इन्हीं क्रियाकलापों को हम खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। आप देखिएगा, खुले बाजार की क्रियाएं हो गई आपकी वस्तु में प्रणाली की कठिनाइयों का वर्णन और मुद्रा ने इन्हें किस तरीके से दूर किया। कभी कभी एक क्वेश्चन और आता है, इसी के साथ एक क्वेश्चन से और पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो उसके लिए आप आरबीआई का क्वेश्चन देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड हो चुका है इससे पहले आरबीआई करके वीडियो अपलोड हुआ है, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा इस चैप्टर में, क्योंकि वह भी क्वेश्चन से ज्यादातर पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।